जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आज हम अस्सलाम। लोग करें सेशन सिल्वर माइंड कंट्रोल मेथड की टेक्निक सीख रहे हैं, ठीक है? और आप लोगों ने तो बहुत पहले भी सीखा था। माशाल्लाह से बहुत पहले मेरे पास आई थी, आज से तकरीबन तकरीबन 20 साल पहले भी। बहुत पुरानी स्टूडेंट है मेरी और उन्होंने रेकी भी सीखी थी। जी, और सेशन भी लिया। जी, सेशन भी लिए थे, ट्रीटमेंट सेशंस लिए थे। जी। उस वक़्त पढ़ाई पे फ़ोकस करना चाह रही थी हुँ, और माइंड काफ़ी ब्लॉक होता था। जी। और उसके बाद से फिर आपने क्या चेंज फ़ील किया था अपने अंदर? मैंने अपने अंदर ना रोशनी महसूस की। पहले बहुत ज़्यादा घुटन थी। एक मुंजमद कैफ़ियत थी, वो खुल गई। राहें आसान नज़र आई और पढ़ाई बहुत आसान लगी मुझे। पहले बहुत मुश्किल होता था काम करना, लेकिन मैम के पास आने के बाद मज़े-मज़े हैं। बहुत कमाल अल्हम्दुलिल्लाह। के। और नेगेटिव अल्लाह का थिंकिंग शुक्र आपकी है। बहुत ख़त्म हो गई थी। हाँ, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले बहुत ज़्यादा थे। आपने आपके साथ भी नेगेटिव थॉट्स वग़ैरह चलते रहते कि नहीं मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती। हाँ, सब मुझे कहते हैं कि मैं ऐसी हूँ तो मैं ऐसी ही हूँ। हुँ, तो आपने आपके साथ बुरी लैंग्वेज बहुत इस्तेमाल करती थी। यानी सेल्फ डायलॉग बहुत नेगेटिव था। हाँ, बहुत ज़्यादा था। हुँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आहिस्ता जब इनके पास आई तो उसके बाद कम होते अब ज़ीरो लेवल पर है। माशाल्लाह से सबसे अच्छी बात ये थी कि उस वक़्त आप अनमैरिड थी जी, जी, और बिल्कुल जब मेरे ऐसे ही। पास आई थी, हुँ, जब आप स्टूडेंट थी और हुँ, उसके बाद माशाल्लाह से फिर आपकी शादी हुई, माशाल्लाह से बच्चे अल्लाह ने दिए और अब आप अपने बेटे को लेके आई हैं जी, जी, माशाल्लाह जी, कि बिल्कुल ये ऐसे ही है। सीखना हाँ, चाहते हैं और ये भी अपनी जौन-सी है माइंड की इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना चाह रहे हैं जी। और ये भी अब सिल्वर माइंड टेक्निक सीख रहे हैं और रेकी तो आप बहुत माशाल्लाह से अरसे से प्रैक्टिस कर रही जी, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसका काफ़ी बेनिफिट है। अब ये है कि कोई भी मसला हो तो ऑटोमेटिकली मैं खुद सॉल्व कर लेती हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम हो बीमारी के लिहाज से या नफ़सियाती लिहाज से भी कोई मसला हो जैसे तो टेंशन पॉज़िटिव हो जाए, हाँ, डिप्रेशन टेंशन हो हो जाता है। तो जब मैं रेकी लेती हूँ या किसी को देती हूँ, अपने बेटे को भी दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। फिर हम मैम के पास आए कि मज़ीद जो थोड़ी-सी प्रॉब्लम चल रही थी इसको पढ़ाई के सिलसिले में, फ़ोकस वो मुश्किल हो हाँ रहा जी, था। फ़ोकस मुश्किल था, वो क्लियर नहीं हो रहा था कि किस फ़ील्ड में जाना है। करियर काउंसलिंग हुँ। जैसे करवाना चाह जी, रहे जी, थे जी। ये। तो आपको कैसा महसूस हुआ था कि अब काफ़ी आज़ाद-आज़ाद अच्छा ओपन हो गया? ओपन हो गया। अभी पहले आप ओ पता ही नहीं, लेवल्स कर रहे हैं? ओ लेवल खत्म हो गया, ए लेवल स्टार्ट हो अच्छा गया। ए लेवल्स माशाल्लाह से शुरू किया है। तो अब आपको कितना बेहतर फ़ोकस कर पा रहे हैं पढ़ाई को? आसानी से हो जाता है, पहले काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता था, अब खुद ब खुद हो जाता है, अच्छा पहले डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। काफ़ी ज़्यादा। ओके। तो उसके अलावा ये भी था कि आप थोड़ा-सा ब्लॉक्ड फ़ील कर रहे थे माइंड में ना? किसी चीज़ का पता नहीं होता था कि क्या चीज़ चल रही है, लेकिन हुँ। अब हर चीज़ का पता चल जाता है कि हाँ, क्या-क्या हो रहा है। कुछ बैड मेमोरीज़ की वजह से भी टेंशन थी, हाँ वो भी जी, रिलीज़ हुई। अब वो आपको कितनी तंग करती हैं? करती नहीं। 0 पे चला गया? हाँ जी, दैट्स वंडरफुल। आज हम सिल्वर माइंड टेक्निक सीखना चाह रहे हैं इंशाल्लाह ताला और उसका हमने कोर्स शुरू कर दिया हुआ है। आपके कुछ क्वेश्चन थे जो आप पूछना चाह रही थी? जी, मैं चाह रही थी कि आजकल सिल्वर माइंड बहुत ज़्यादा इन है, हर तरफ इसकी बहुत ज़्यादा ना बातें हो रही हैं। तो स्टेट्स के बारे में मुझे बहुत काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही थी कि इसमें स्टेट्स हैं, अल्फ़ा हैं, डेल्टा हैं, गामा वगैरह हैं। तो अब हर कोई सिर्फ़ अल्फ़ा के बारे में बात कर रहा है कि अल्फ़ा स्टेट कैसे अचीव कर सकते हैं और उसके साथ हम उसके साथ मुख्तलिफ़ और मुनासिब सेंटेंसेस यूज़ करके अपने किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी-सी रोशनी डालें। जी, जी। होता ये है कि हम लोगों की जो मुख्तलिफ जिसके आपने पूछा है कि ब्रेन फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, तो हमारी एक्चुअली जिस तरह हार्ट थ्रॉब करता है ना, जी, धड़कता है दिल, इसी तरह हमारा जो दिमाग भी है ना, वो भी थ्रॉब करता है। ठीक है। और उसकी वजह से उसकी भी फ्रीक्वेंसी बनती है जिस हुँ, तरह के हम हार्ट की नोट करने के लिए जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो ईसीजी करते हैं, ठीक है? ठीक है। इसी तरह ईईजी होता है जी, जो कि ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज को नोट कर सकता है। तो ठीक है। इसमें बहुत सारे अब तजर्बात हो चुके हैं, एक्सपेरिमेंट्स दे हैव डन ऑलरेडी हुँ। और उसमें उन्होंने ये चीज़ पॉइंट आउट की है कि हमारे ब्रेन की मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो हम ठीक है। सब एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई इंसान है और उसने ये फ्रीक्वेंसीज एक्सपीरियंस ना की है हुँ, और वो मुख्तलिफ बदलती रहती हैं। जिस तरह हमारी हार्ट बीट कई दफ़ा आप देखोगे कि अगर कोई परेशान है तो बहुत ज़्यादा हाई हाई हार्ट बीट हो जाती है, जी, तो वो कई दफ़ा एंग्जाइटी हो जाती है उस बंदे को, तो हुँ, वो ओवर आपने तो ये सब जी। सारा एक्सपीरियंस किया हाँ, है। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ रहती थी। हाँ, ज़रा सा भी कोई ऊँची आवाज़ में बोलता था या कुछ हट के किसी सिचुएशन होती थी, तो मेरा हार्ट तो इस तरीके से बीट कर रहा होता था कि जैसे
सारी एनर्जी खत्म हो गई वेस्ट है। हो गई, यानी आपने वो जिसे कहते हैं ना हाई पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट को एक्सपीरियंस किया हुआ है। बहुत ज़्यादा किया हुआ है। मैं बहुत परेशान होती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। और आप दवाइयाँ शवाइयाँ भी कोशिश करती रही, हाँ, थोड़ी बहुत ही नहीं, मगर ये कि उससे फाका नहीं होगा। फाका नहीं था। ये पैनिक अटैक बन जाता है ना बाद में, फिर उसके बाद डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी हो जाती है, सांस लेना मुश्किल होता है कई लोगों को, फोकस करना मुश्किल होता है, कुछ और नहीं कर पाते हैं जब इस तरह। आपको भी थोड़ी बहुत एंजाइटी रही है? पता है। अब तो पता नहीं, आप भूल ही गए। ये भी अच्छी बात है कि आप वो एंजाइटी बिल्कुल भूल गए कि वो क्या फीलिंग थी। पर वो टेक्निकली स्पीकिंग, क्लिनिकली स्पीकिंग उसके ये सिम्टम्स होते हैं। कुछ लोगों को नर्वसनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हाथ पाँव पे पसीना आता है और घबराहट हो जाती है, बोल नहीं पाते हैं, कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है। और ये कॉन्फिडेंस का इशू तो था आपको पहले, अब माशाल्लाह से अब तो आप सबको फेस कर लेते हैं ना। पहले थी सोशल एंजाइटी भी थोड़ी थी इनको, अल्हम्दुलिल्लाह अभी उससे भी निकल आए। तो अब कहने का मकसद ये कि अब जब ये सब चीज़ें हो रही होती है ना, तो फिर वो पैनिक अटैक बन जाता है। वो पैनिक अटैक बनता है तो इंसान को कुछ समझ नहीं आती और फिर वो डिप्रेशन में भी चला जाता है कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और सब लोग समझते हैं कि शायद ये कोई आम सी बात है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मगर जिस पे बीत रही होती है उसको पता है। और ये इंसान सोशल कम हो जाता है, मिलना जुलना दिल नहीं करता, गैदरिंग में जाना, किसी चीज़ को इंजॉय करना, इंजॉयमेंट भी खत्म हो जाता है। डिप्रेशन की भी साथ साथ इलामात आना शुरू हो जाती है, बिल्कुल ऐसे क्योंकि उसमें यही होता है ना कि इंसान अकेला रहना पसंद करता है और उसको बुरा लगता है कि लोग शोर भी ना करें, आसपास रौनक भी ना हो, बहुत खामोश पसंद हो जाता है, वो कोशिश करता है अकेला पड़े रहे। तो फिर उससे क्या होता है कि उसकी और तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है और उसको और काम करने की भी कोई एनर्जी नहीं बचती। तो फिर जब आप इसमें से निकलते हैं तो फिर बिल्कुल टोटल डिफरेंट दुनिया होती है। बिल्कुल 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 टोटली डिफरेंट। फिर तो इंसान हर काम बड़े शौक से लगन से करता है, खुद बहुत होता है। वरना पहले खुद ही इंसान को अपने आप को सीख के जाना पड़ता था, अच्छा मुझे अब ये भी काम करना है, मेरे में तो हिम्मत नहीं है। लो मोटिवेशन जैसे होती है ना, मोटिवेशन ही नहीं आती कि काम खत्म करूं ना करूं, क्या करूं, पड़े रहता है इंसान, उसे समझ नहीं आ रही, बिल्कुल ऐसे कि कंफ्यूज रहता, और कंफ्यूजन बहुत होती है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। ये तो बहुत ज्यादा था ना कि क्या दूसरों के ऊपर पड़ा होता है, दूसरों ने ये कह दिया तो कर दिया, खुद कुछ नहीं किया। और हर बात बुरी भी लग रही होती है, नेगेटिव है ना लगती है दूसरों की बातें। जब वो कुछ टोन की शक्ल में करते हैं ना, मजाकिया अंदाज में, कोई वैसे मजाक कर रहे हैं और उसको साथ उसकी शख्सियत को साथ ले आए, तब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उस वक्त तो इंसान रोना भी शुरू कर देता है, यानी सेंसिटिविटी हाँ, ज़्यादा हो बढ़ जाती जाती है। है, हाँ, कि काफी आपको ज्यादा हो लगता है कि जाती है। भाई ये ज़रा सी भी बात आपको नहीं भी करे तो वो आप पर्सनल ले जाते हो और जनरलाइज कर लेते हो और हर्ट फील करते हो। हाँ, फिर उसी के गिर्द घूमते रहना, ओवर उसी चीज थिंकिंग को महसूस कर देना। हाँ, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, ओवर थिंकिंग भी बहुत ज्यादा। कि ये ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, और हाँ मैंने क्यों ये सारी चीजें मेरे साथ ही ऐसी क्यों हो रही है। वो भी तो ऐसे जिंदगी गुजार रहा है, उसको तो कोई फील नहीं होगा। कंपैरिजन आता है और डिसअपॉइंटमेंट शुरू हो जाती है, मायूसी आ जाती है, यानी कि वो बंदा जो है वो देख ही नहीं पाता कि वो पॉजिटिव साइड भी है जिंदगी। जैसे आपके साथ बहुत होता था कि पढ़ाई के वक्त बिल्कुल ब्लॉक हुए होते थे और समझ नहीं आता था कि मैंने अब क्या पढ़ना है। मेमोरी भी इशू थे शायद आपके? मेमोरी इशू नहीं था, मगर ये कि याद करने में, फोकस करने में प्रॉब्लम आ रही थी, डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, वो नहीं होता। अच्छा माशाल्लाह से अब आप फोकस करके पढ़ाई कर लेते हो और अब आपको करियर की भी समझ आ रही है। हाँ जी, कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, ये समझ में आ रहा है। और पहले आप बहुत गुमसुम से रहते थे, बातचीत नहीं करते थे, घर में भी है ना, बहन भाइयों से भी फ्रैंक नहीं होते थे। खुशी नहीं थी। अच्छा हाँ, पता ही नहीं था खुशी का। कोई नहीं, बस फ्लैट। अच्छा, रिस्पॉन्स ही नमनेस जिसे हम कहते हैं, इमोशनल नमनेस, वो ऐसे पेशेंट्स में आ जाती है। और अब तो ये स्टिग्मा हट रहा है, सब लोगों को समझ आ रही है कि जो अल्लाह रहम करे जो बहुत ही सीवियर पेशेंट्स होते हैं वो मेंटल हॉस्पिटल के होते हैं और ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो सब इंसानों के साथ है और ये इसके लिए मेंटोरिंग लेना, इसके लिए हेल्प लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसका फ़ायदा बहुत है। और हम विदाउट मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा था जब ये मैंने 2 सेशंस के बाद ही माशाल्लाह से इम्प्रूव करना शुरू हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से अल्लाह का ऐसा फजल हुआ। और हालांकि समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, कि क्यों ये बस गुमसुम है, क्यों ब्लॉक्ड रह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब हम कई दफ़ा वजूहात भी हम ट्रेस कर लेते हैं कि क्या वजह बन रही थी। वापस आते हैं आपके सवाल पे, आपने पूछा कि मुख्तलिफ ब्रेन फ्रिक्वेंसीज क्या होती है, तो हमने यहाँ तक पहुँचे कि हमारी ना मुख्तलिफ ब्रेन फ्रिक्वेंसीज के साथ मुख्तलिफ हर्ट्ज साइकिल पर सेकेंड जो है ना वो जुड़ा हुआ है, जैसे इमोशंस वगैरह, फीलिंग्स वगैरह, वो हर चीज़ बिल्कुल अटैच है होकर तो मुख्तलिफ मूड्स वगैरह बना देती हैं। बिल्कुल ऐसा ही।
तो अब ये कि जब हम पहली वेव्स की बात करते हैं, अगर उसकी साइकिल पर सेकंड ब्रेन की जो एक्टिविटी चल रही होती है वो गैमा वेव्स की आती है, जिसके बारे में भी आप पूछ रही थी। ठीक है, उसमें क्या होता है कि 30 to 100 से तक हर्ट्स ब्रेन इतना तेज चल रहा होता है। इनके फर्स्ट जो स्टेज है वो हमारी गेमा हाँ स्टेज जी, होगी, गैमा से उसके शुरू बाद होती है, बीटा होगी। उसके बाद बीटा होती है, फिर उसके बाद अल्फा, फिर थीटा और फिर डेल्टा। तो क्या हम जो गेमा है उसको भी फील कर सकते हैं? वो हम हमेशा करते ही हैं। अच्छा, हाँ, हम हमेशा करते तो हैं। गेमा और जब हम बीटा में जब हम नॉर्मल थोड़ी डिफरेंशिएट कंडीशन, क्या करेंगे? हम जब थोड़े से नॉर्मल कंडीशन में, जैसे अभी हम लोग बैठे हुए हैं, अब हम लोग बीटा में एक तकरीबन बैठे हुए हैं, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा है कि हमारी ब्रेन एक्टिविटी जो सी है ना, वो अलर्टनेस भी है, हमारे पास फोकस भी है, और हमारी जो 13 से लेके 30 हर्ट्ज तक इसकी साइकिल पर सेकंड चल रहा है। ठीक है। आमतौर पे तो हम इसी कंडीशन में चलते हैं और इसी में ही मुख्तलिफ चीज़ों को डील करते रहते हैं। हम्म, जब हमने फोकस करना होता है, जो हमारा टारगेट होता है वो अल्फा स्टेट को अचीव करना होता है। उसमें क्या होता है कि हमारे 8 से 12 साइकिल पर सेकंड हर्ट्ज चल, हर्ट्ज कहते हैं उसको, मेजरमेंट जो उसकी होती है ना, हर्ट्ज। तो उसके हमने वो करने होते हैं, अचीव करने होते हैं। उसमें क्या होता है कि हम ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और रिलैक्स होते हैं, और जिसे कहते हैं ना वेकफुलनेस होती है उसके अंदर। उस वेकफुलनेस में ये फ़ायदा होता है कि हम कोई भी चीज़ अगर किसी पिक्चर को फोकस करते हैं, या किसी प्रोजेक्ट को फोकस करते हैं, या पढ़ाई को फोकस करते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। वो एक अल्फा स्टेट है। उसके नीचे जाती है थीटा स्टेट होती है। उसमें क्या होता है कि 4 to 8 हर्ट्ज जो है ना हमारी ब्रेन साइकिल एक्टिविटी चल रही होती है, यानी जो जो हम नीचे जाते जाएंगे ब्रेन साइकिल एक्टिविटी कम होती चली जाती है। फिर डेल्टा में भी हम जाते हैं, ठीक है, जिसमें हमारी थीटा में भी रैपिड आई मूवमेंट होती है, ठीक है, जिसमें हम ख्वाब देख रहे होते हैं, तो हमारी आंखों के अंदर आंखें थोड़ी सी ना ब्लिंक कर रही होती है, हाँ ब्लिंक भी कर रही होती है, वो थोड़ी थरथरा रही होती है, और वो रैपिड आई मूवमेंट होती है। जो लास्ट होती है वो डेल्टा होती है, जिसमें हम डीप स्लीप, जो कहते हैं ना कि उसको बच्चे को उठा रहे हैं, बंदा सोया हुआ है, उठ ही नहीं रहा, तो वो बहुत दूर निकला होता है जैसे जहनी तौर पे। तो उस वक्त हमें, अच्छा अब आपने ये पूछा था कि सबसे यूजफुल स्टेट ऑफ माइंड कौन सी होती है, या जिसे हम सिल्वा टेक्निक में ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो अल्फा माइंड है। अल्फा साइकिल पर सेकेंड है। अल्फा का ये फ़ायदा होता है कि उसमें हम फोकस्ड हो जाते हैं, हमारी ब्रीदिंग के साथ इसका कनेक्शन होता है, और उसके बाद हम जो कुछ उसमें कर पाते हैं ना, वो बहुत आसानी से कर पाते हैं। ये बहुत अहम बात है। और बाकी जो, अच्छा उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, थीटा में भी बाज़ लोग काम करते हैं, मगर हमें थीटा की ज़रूरत नहीं पड़ती है सच। अभी तक जो रिसर्च हो रही है उसमें हमें अल्फा लेवल पे ही बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स हासिल हो जाते हैं, और थीटा में भी हम अल्फा में, थीटा में अंदर बाहर हो रहे होते हैं, यानी वी आर गोइंग इन दैट स्टेट, वी आर शिफ्टिंग टू दैट स्टेट, वी आर शिफ्टिंग बैक टू, कई दफ़ा बीटा तक भी आ रहे होते हैं। तो वो उसको एग्जैक्टली, अब तो खैर मशीन्स है जिसमें हम आसानी से इसको नोट कर सकते हैं, पर बेसिक हमारा टारगेट ये होता है कि हम ये अल्फा स्टेट को फोकस करें, जिसमें हम, आप कोई भी, अगर आप जैसे आप पूछ रही थी कि हम सिल्वा माइंड टेक्निक के या अल्फा में जाकर क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं, जिसमें हम, अगर कुछ चीज़ें खो गई हैं, आपकी मेमोरी में है मगर आपको याद नहीं आ रहा, तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम निकाल लाते हैं, आपका वो इमेज जहन में आ जाता है, आपको पता लग जाता है कि फला जगह पर कोई चीज़, चाबियाँ गाड़ी की, या कोई ज़रूरी कागजात या पैसे रखे थे, वो सब आपको पता लग जाता है। ठीक है, उसके अलावा हम इसमें क्या कर सकते हैं, पढ़ाई पर फोकस ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर बच्चे को पढ़ाई में फोकस नहीं आता, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वो अनकॉन्शियसली हम उसको प्रोग्राम कर देते हैं और पढ़ाई पर फोकस आसानी से कर सकता है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं कि हम अपनी हीलिंग फास्ट कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता को चोट लग गई है, ये सर में दर्द है, ये कोई भी बीमारी है खुदा ना खास्ता, तो उसको बाकायदा स्टेप्स लेकर हमारे पास टेक्निक्स है कि हम उसको बिल्कुल, मतलब विदाउट मेडिसिन ठीक कर सकते हैं। अगरचे कि बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स के साथ मेडिसिन लेना ज़रूरी होता है और मेडिकल हेल्प लेना ज़रूरी होता है, मगर ये एडिशनल हेल्प के तौर पे हम इसको कर सकते हैं। यानी कि कैंसर पेशेंट भी, हाँ, कोई कैंसर पेशेंट को भी अगर उसकी हीलिंग फास्ट करनी है, मेडिसिन के साथ साथ उसको करवाएं, उसको बहुत फ़ायदा हो जाता है। ठीक है। और जो किडनी डायलिसिस पर होते हैं, जी हाँ, उनको हम रिलैक्स स्टेट में, देखो जो इतनी सीवियर प्रॉब्लम में जाता है, सबसे पहले डिप्रेशन उसको पकड़ता है, उसको घबराहट होना शुरू हो जाती है, वो सबसे ज़्यादा तो पहले वो नेगेटिव थिंकिंग में जाता है। अगर हम उसको रिलैक्स रखें और उसकी अल्फा स्टेट माइंड में हम उसको प्रोग्राम कर दें कि वो इन तमाम चीज़ों को सब्र के साथ और रिलैक्सली गुजर जाएगा, तो वो बेहतरीन काम हो जाता है। अच्छा, उसकी जो हीलिंग पावर है या उसके वो बढ़ रिकवरी जाती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, ये तो बहुत उसमें फ़ायदेमंद हो सकता है। तो सिल्वा माइंड को जब हम सीख लेते हैं, जैसे हम सीख रहे हैं, तो उसके बाद हम इसको पेशेंट पर किस तरह अप्लाई कर सकते हैं?
देखिए, हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें, जैसे घर में ही आपको बहुत सारे मसाइल ऐसे आ जाते हैं, जैसे एक बच्चा पढ़ाई पे फ़ोकस नहीं कर रहा है, या फिर ये कि वो अपने बारे में बहुत नेगेटिव रह रहा है, या उसकी कॉन्फिडेंस की कमी है। तो फिर हम उसके अंदर बाकायदा एक पिक्चर बना के उसकी टेक्निक्स हैं और उसको फ़ोकस करते हैं। तो आपकी जो पावर ऑफ माइंड है ना, पावर की जो पॉजिटिव थिंकिंग की पावर है, अब तो खैर लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सीक्रेट बुक के साथ बहुत सारी अवेयरनेस अब मौजूद है। जी। तो वो हम फ़ोकस करके उसको मेंटल मैसेजिंग देके उसको बेहतर सॉल्यूशन की तरफ ला सकते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जब वो सोने के करीब हो, हम्म। वो नींद में हो, हम्म। तो तब हम उसके ऊपर काम कर पॉजिटिव सकते हैं। सजेशन दे सकते हम्म। हैं और आप खुद भी उसको काम कर सकते हैं। उसके मतलब बाकायदा इसकी टेक्निक्स हैं जो हम आगे फर्दर शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, और आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। अल्लाह खैर रखे और मज़ीद इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। थैंक यू सो मच।